तो इसको इतना आसान और इतना सादा रखूं कि इंशाल्लाह ताला आप लोग यहाँ उठने से कम आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। या आप पे डिपेंड करते हैं आप कितना इसको कंसीव करते हैं। मैंने समराइज किया है काफ़ी सारे आर्टिकल को शॉर्टेस्ट की है। ऐसा तो मैंने जो मैंने 20 घंटे में पढ़ा वो मैं आपको 20 मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपको 3 हिस्सों में मैं लेक्चर डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं गुर्दे का आपको जनरल बताता हूँ कि बॉडी में उसके काम क्या क्या है। जब आपको अच्छी तरह से वो समझ आ जाए फिर किडनी फेलियर की मैं आपको कॉजेज बताऊंगा बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में। एंड में मैंने 10-15 मिनट रखने आपके सवाल जवाब, जो दिल करे आप सवाल पूछेंगे क्योंकि सवाल पूछने से लंबे से ज्यादा क्या आपके पास कोई पेशेंट आ जाए आपने उसको कैसे डील करना है। हम स्टार्ट करने लगे गुर्दे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुर्दे के हवाले से एक शॉर्ट सा मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट कभी कोई लेक्चर होना आप अपने ना वो बैग लेके आए नोटबुक वगैरह, उसमें काफी चीजें आप ध्यान नशीन रहेंगे। लेक्चर के दौरान आपने कोशिश करनी है ये कि शॉर्ट सा मैंने बनाया है, ठीक है जी। ठीक है, इधर एक तो ना बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट दिया जाता है गुर्दे के हवाले से। जब भी आपसे डिस्कस किया जाएगा कि जी गुर्दे का काम क्या है, इन शॉर्ट आप कहेंगे जी पेशाब बनाना, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करना। लेकिन यहीं पे आप फुल स्टॉप ना डालें। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ गुर्दों के काम की, आप देखते हैं कि गुर्दा जिस्म के अंदर क्या क्या काम कर रहा है। फिर हम देखेंगे जब डिफेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि जी ये गुर्दा काम कर रहा था, जब गुर्दे में प्रॉब्लम है तो जो इसके काम है वो काम नहीं करेगा। फिर मॉडर्न जितनी अब तक 2023 तक की रिसर्च के मुताबिक जो बीमारियां हैं, ठीक है जी, वो आपको बताता हूँ। फिर उसके ट्रीटमेंट और फिर एंड में हम होम्योपैथिक पोटेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने नॉलेज से बताएं सबसे पहले बात गुर्दे के क्या काम है। ये 6 फंक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला काम क्या है गुर्दे का? बॉडी से फासिद मादों को निकालना। ठीक है, उर्दू में लिख देता हूं मैं, बॉडी से फासिद मादों को निकालना। एक ये हो गया। इसको डिस्कस करते हैं कि जिस्म में फासिद मादे आए कहां से। दूसरे नंबर पे जो गुर्दे का बड़ा अहम काम है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? ब्लड प्रेशर। वो भी पूरी हम कहानी देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं। तीसरा गुर्दे का काम होता है एसिड बेस बैलेंस करना। जिस्म की एक पीएच होती है, ठीक है जी, तो इन शॉर्ट हम लिख देते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस एक एक को डिस्कस, ये फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो गुर्दे का है वो है खून बनवाना। खून बनाना नहीं, खून बनवाना। उसको भी हम देखते हैं कैसे खून बनवाना। ये भी गुर्दे के फंक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा गुर्दे का एक इंपॉर्टेंट काम आ रहा है वो है विटामिन डी की मैचुरेशन। वो आपको बताएंगे कैल्शियम के साथ इसका क्या रोल है। शॉर्ट लिख देते हैं विटामिन डी मैचुरेशन, ठीक है जी। ये गुर्दे के काम के अंदर आ गया। और इसके अलावा मिसलिनियस आ जाते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, पानी का बैलेंस रखना, वो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर में भी आ जाता है, इनडायरेक्टली दोनों वे से मैं आपको समझा दूंगा। वाटर बैलेंस बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने 6 रखे, हालांकि फंक्शन इससे भी ज्यादा है, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फिर हम इस तरफ लिस्ट बना लेंगे। पहली बात है फासिद मादे निकालना। सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म के अंदर फासिद मादे आए कहां से और फासिद मादे हैं कौन कौन से। ध्यान में रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। तकरीबन कितने सेल हैं हमारी बॉडी में? 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब आप हर सेल को ये समझिए कि ये एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री काम करती है तो मैंने ये आपके सामने एक सेल बनाया, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये मैंने उसका इन रख दिया और ये मैंने उसका आउट रख दिया। बॉडी के जितने सेल हैं कुदरत का निजाम है, इनको 2 चीजें मुसलसल बगैर रुकावट के मिलनी चाहिए। कौन सी चीजें? जैसे आप बाइक चला रहे हैं ना, आपकी बाइक के अंदर एक पेट्रोल होना चाहिए और दूसरा उसके साथ हवा का रास्ता होना चाहिए, ठीक है जी। अगर हवा बंद कर दी है, चाहे पेट्रोल की टैंक फुल भी होगा, बाइक नहीं चलेगी आपकी।
इसी तरह हवा आ रही है, ईंधन नहीं है, तब भी नहीं चलेगी। तो ये दो चीजें लाजिम है। हमारी बॉडी में जो ईंधन है वो दो चीजें कौन सी हैं? एक होगी खुराक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरी होगी ऑक्सीजन, खुराक और ऑक्सीजन। अब खुराक में कैटेगरी आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसके राय में नहीं जाता। इन चार रख लेते हैं कि बॉडी को, सेल्स को खुराक चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन उसको तोड़ने का काम करेगी, जैसे हवा काम करती है उस खुराक को, और उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी मैंने यूं कर ली एटीपी निकलेगी। तो मतलब बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर एक फार्मूला हम लागू कर रहे हैं कि बॉडी के सर से लेकर पांव तक जितने सेल हैं, बाशुकूर गुर्दे के, दिल के, दिमाग के, जो भी सेल हैं, हर सेल को मुसलसल सप्लाई मिलनी चाहिए खुराक की और ऑक्सीजन की। तब वो उससे एनर्जी निकालेगा, ताकत, और उस एनर्जी से वो मतलूबा काम करेगा जो सेल का अल्लाह ने उसके जिम्मे लगाया है। और इस काम के दौरान में जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो उसका एग्जॉस्ट होता है, गंध निकलता है। तो जब सेल मेटाबॉलिज्म करेगा तो उसके नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है, यूरिया बनती है, मसल्स टूटते हैं तो उसमें क्रिएटिन बनती होती है, एंड सो ऑन। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये जो खुराक और ऑक्सीजन है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को बड़े बेहतरीन तरीके से पैदा किया है, ठीक है जी। खुराक अब हम हर लम्हे तो नहीं खा सकते, जबकि सेल को मुसलसल सप्लाई चाहिए। फिर अल्लाह ने हमारे अंदर एक मैदे का सिस्टम रखा कि चले जी आप एक दफा खा लें, वो 6 घंटे निकाल जाएगा। आपने सुबह नाश्ता किया तो अप टू 6 आवर्स, 7 घंटों तक, डिपेंड करता है बंदे की अपनी उसके ऊपर भी, तो वो मैदा आपकी खुराक को बेसिकली स्टोर कर रहा है। वो साथ थोड़ी थोड़ी करके वो ब्लड में शामिल कर रहा है। अगर खुदा ताला हमें ये ऑप्शन ना देता तो हम दुनिया के काम कैसे करते? हर वक्त हम खुराक खाते रहते, क्योंकि बॉडी के सेल्स को हर वक्त चाहिए, लेकिन कुदरत ने हमें यहाँ रियायत दे दी। आप सुबह खाना खाते हैं, ऑनवर्ड वो काम करता रहता है। ऑक्सीजन स्टोर करने की बॉडी में कैपेसिटी नहीं, तो इसलिए अल्लाह ने ये जो सलेंसर लगाया हमारा नाक, ये हर लम्हे सांस ले रहा है, ऑक्सीजन जा रही है। थोड़ी सी भी कंट्रोल होगी, बंद होगी तो बंदे की डेथ हो जाएगी। तो ये दो चीजें मुसलसल जब सेल को मिलेंगी तो सेल उससे एटीपी निकालेगा। देखें सारे सेल को ये दो चीजें चाहिए। अब सेल ने जब उससे एनर्जी निकाली, आंख का सेल होगा इसी एनर्जी से देखने का काम करेगा, नाक का सेल इसी एनर्जी से सूंघने का काम करेगा, कान का सेल इसी एनर्जी से सुनने का काम करेगा, दिल का सेल इसी एनर्जी से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जो सेल का मतलूबा काम होगा वो अपना काम स्टार्ट करेगा। इन दोनों में से कोई चीज रुकेगी, खुराक ना खाए, बॉडी के सेल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी पैदा नहीं होगी। तो क्या अपना नॉर्मल काम कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं। खुराक पूरी, ऑक्सीजन नहीं है, काम नहीं कर पाएगा। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब जो ब्लड है, अल्लाह ताला ने जो ब्लड स्ट्रीम हर वक्त घूम रहा है, हर सेल क्या करता है, जो गंद उसका आता है, सामने नदी बह रही है, जैसे हमारे नहरों के अंदर पाइप लगाए हुए हैं, वो गंद उसमें फेंकता जाएगा। अब पूरी बॉडी का जितना वेस्ट होगा किस में आ गया? ब्लड के अंदर आ गया, डेफिनेटली बात है। अब ये जो ब्लड घूमता घूमता जाएगा तो जो गुर्दे हैं, गुर्दे बेसिकली रिकंडीशनिंग ऑफ द ब्लड कर रहे हैं। तो जो कुछ एक्स्ट्रा गंद ब्लड के अंदर आ जाता है उसको फिल्टर करके और बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपको पहला फंक्शन समझ आ जाना चाहिए कि गुर्दा जो फासिद मादे निकाल रहा है, कि फासिद मादे आए कहां से? बॉडी का जनरल मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, जितनी तोड़ फोड़ हो रही है, मसल टूट रहे हैं, जो वेस्ट है, हार्मोन है, एंजाइम है, जितना गंद होगा ब्लड के अंदर लोडेड है, जब वो ब्लड जाता है गुर्दों की तरफ तो गुर्दा उसको फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बॉडी से बाहर और बॉडी को नीट एंड क्लीन करते हैं। ठीक हो गया यहां तक बात? अब नेक्स्ट आ गया ब्लड प्रेशर का। दूसरा फंक्शन हम डिस्कस करते हैं कि गुर्दे ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल जो हम रेंज रखते होते हैं, हम कहते हैं जी 120/80 mmHg ये ब्लड प्रेशर है, मिलीमीटर मर्करी से 120/80। थोड़ी सी स्लाइटली वेरिएबिलिटी होती है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे खैर होती है उसकी। अब 120/80 को मेंटेन करने में दुनिया में कोई ऐसी जदीद तरीन मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं है जितना इंसान का सेल है। हर लम्हे ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करें। अब मैं आपको 3 पॉइंट से ब्लड प्रेशर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको तीनों पॉइंट समझ आ जाएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है, ब्लड प्रेशर बेसिकली चीज क्या है। ये मैंने आपके सामने बनाया, ये मैंने बनाया दिल, ये दिल आ गया, और ये आ गई उसकी खून की वेसल जो खून लेके जा रही है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा ये आ गया ऑर्गन जिस तरह ये ब्लड जा रहा है। 3 चीजों के ऊपर हमने देखना है। फर्स्ट नंबर पे दिल आ गया, सेकंड नंबर पे ये खून की नाली आ गई, खून की नाली, और तीसरा आ गया उसके अंदर मौजूद खून की कंपोजिशन,
तो आपने इन 3 चीजों पे फोकस करना है, दिल, खून की नाली बजाते खुद और तीसरा खून। अब इन तीनों चीजों का कंट्रीब्यूशन कैसे है? अब हार्ट है, इसकी एक पावर है कंट्रैक्शन की, ये पंपिंग का काम कर रहा है। हमेशा इसके ऊपर वाले 2 खाने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल आखिरी 2 खाने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्स होती है उसकी, तो 120 के प्रेशर से खून को बाहर निकालते हैं, दिल से बाहर निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 जो होता है। अब पंप है, आप इमेजिन करें अगर पंप ज्यादा जोर से धड़कने लग जाए तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? एग्जैक्टली। तो पहला पॉइंट आ गया कि दिल की धड़कन इटसेल्फ ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कर रही है। अगर धड़कन तेज होगी, फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो बॉडी का ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये। अच्छा, मॉडर्न मेडिकल जितनी भी है उनकी जितनी दवाइयां चल रही है वो इन 3 पॉइंट पे काम करेगी, आपको समझाऊंगा कैसे। तो पहला पॉइंट दिल का आ गया कि अगर दिल फोर्स ज्यादा लगा रहा है, उसकी कंट्रैक्शन तेज है तो प्रेशर बढ़ेगा, कंट्रैक्शन कम है तो प्रेशर कम होगा। एग्जैक्टली। दूसरा आ गया खून की नाली। अब खून की जो नाली होती है, ये नाली है, ये मैंने आपके सामने विजिबल कर दी। इसका आपको अंदर एक डायमीटर नजर आ रहा है, डायमीटर वाया, ठीक है। ये पाइप है और ये भी पाइप है, वाया कम हो गया, ये वाया ज्यादा हो गया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, जब बढ़ता कैसे? असल में खून की नालियां कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सुगड़ती है। आप पानी का पाइप से टरकाव कर रहे हैं, आप उसको दबा देते हैं, जब दबाएंगे आपने उसका डाया कम कर दिया, जब आपने डाया कम किया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही हो गया। तो बॉडी की जितनी ये जो खून की नाली है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आप अंदर से उसका वायर चेक करें, मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है जी। अब जैसे ये आपको वायर नजर आ रहा है, ये तो है फिक्स स्टैटिक, लेकिन खून की नाली को वायर स्टैटिक नहीं है, वो वेरिएबल है, कभी खुल गई कभी कम हो गई, जिस्म की डिमांड के मुताबिक। मुसलसल इस कंडीशन में होती है, कंट्रैक्टिबिलिटी एंड रिलैक्सेशन, 2 चीजें। अब जिस वक्त खून की नाली कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दूसरा फैक्टर आ गया, खून की नाली की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड रिलैक्सेशन, ये 2 चीजें डिटरमाइन करेंगी कि बंदे का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अब तीसरी चीज आ गई उस आर्गन के फ्लो की तरफ, जिस आर्गन को मतलूबा ब्लड चाह रहा है। देखिए मजे की बात है, माँ ने खाना बनाया घर के अंदर, ठीक है जी, उसने टेबल के ऊपर खाना और सालन इकट्ठा रख दिया। अब कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबको फ्री हैंड है, जिसको जितना चाहिए उठा लो। या जैसे आप शादी में जाते हैं, कैटरिंग सर्विस वाले वो खाना लगा देते हैं, अब इट्स अप टू यूजर के यूजर को कितना, कंज्यूमर को कितना चाहिए। किसी ने बड़ी प्लेट उठा ली, ज्यादा उठा ले, जिसको कम चाहिए कम उठा ले। ऐसे ही जब दिल धड़कता है तो उसने पूरी पावर से खून को भेज दिया हर आर्गन की तरफ। अब आगे जिस आर्गन को खून जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको खून कितना चाहिए। अगर उसको खून ज्यादा चाहिए तो वो लोकल लेवल के ऊपर आगे नाली का वाया बढ़ा देगा कि मुझे खून ज्यादा चाहिए। अगर बाकी आर्गन को खून ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, तो वो अपना एडजस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, कहेगा भाई बाकी आर्गन को दो, मुझे तो खून कम चाहिए। याद रखना, दिल जब खून फेंकता है उसने बराबरी के हिसाब से खून फेंक दिया। जिस जिस उज़ू को ब्लड जा रहा है उसने अपनी डिमांड के मुताबिक, जैसे टूटी ज्यादा खोल में पानी ज्यादा आएगा, कम खोल में कम आएगा, बिल्कुल इसी तरह आर्गन के लेवल पे जब ब्लड जाता है तो वो अगर उसको ब्लड ज्यादा चाहिए तो अपनी नाली का वाया बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो उस आर्गन को ब्लड ज्यादा जाएगा। अगर उसको कम चाहिए वो उसको कम कर देगा तो उसको ब्लड कम जाएगा, बाकी आर्गन को ज्यादा मिलता रहेगा। तो लोकल लेवल के ऊपर ये तीन स्टेप हमारे पास हो गए जो कि ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड है खून की कंपोजिशन, खुद खून। आपने सीबीसी, अक्सर आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, आप क्लिनिक पे बैठे होते हैं, आप सीबीसी गुजारते खुद एक बहुत बड़ी एक चैप्टर होता है। आप उसमें रेड ब्लड सेल देखते हैं, आरबीसी काउंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन को देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, टीएलसी काउंट देखते हैं, आगे फर्दर देखते हैं। आपको पता है खून के अंदर 55% तकरीबन प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा खून के अंदर ऐसे समझो पानी। अब अगर उसके अंदर वॉल्यूम, वो जो फ्लूइड घूम रहा है ब्लड के अंदर, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो आपका सेंस क्या कहती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, अगर वॉल्यूम कम है ब्लड प्रेशर कम। यही वजह आप सुबह से शाम तक खाना ना खाएं, आपका बीपी लो होने लग जाएगा। ब्लड वॉल्यूम पे भी तो डिपेंड करता है, ठीक है जी। इस तरह वाटर कंजम्पशन के ऊपर भी, तो मतलब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम कम तो प्रेशर कम। आज मॉडर्न मेडिकल के अंदर जब किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की जो मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, ये साल्ट कोई भी हो, देखें किन तरीकों से काम करती है। टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ जाती है जो डायूरेटिक्स होती है, जो पेशाब आवर अद्वियात। किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इमरजेंसी में गया,
उन्होंने देखा फौरन उसको लासिक्स इंजेक्शन टाइप या डायूरेटिक्स कोई भी देंगे जिससे उसका ना पानी बाहर निकलेगा। अब जब खून में से पानी पेशाब के सूरत में बाहर निकला तो ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो अल्टीमेटली प्रेशर कम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड है पेशेंट को दी जाती है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। ठीक है जी, डॉक्टर साहब के स्टोर में अवेलेबल होगी यकीनन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन वो होती है जो दिल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं बीटा जो कंट्रैक्शन कर रहे हैं उसकी धड़कन को स्लो करवा देते हैं कि भाई मेहरबानी कर, बॉडी का प्रेशर ज्यादा है, तूने प्रेशर मजीद नहीं बढ़ाना। तो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन दिल की धड़कन को जब कम करेगी तो अल्टीमेटली प्रेशर कम होगा। तो सेकंड टॉप ऑफ द लिस्ट पे जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो बीटा ब्लॉकर देते हैं। मतलब या डायूरेटिक्स देंगे पेशाब निकालो, या देंगे बीटा ब्लॉकर जो दिल की धड़कन को कम करेंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है जो हमने खून की नाली की बात की ना कि वो ऐसे कंट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ऐसे हो रही है। अब देखें अगर खून की नाली मुसलसल कंट्रैक्शन में है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। सवाल ही पहले इसको कंट्रैक्शन कौन करवा रहा है? इसकी कंट्रैक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रोल जो आ रहा है वो है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। क्योंकि जब ब्लड वेसल में कंट्रैक्ट होना होता है तो कैल्शियम बाइंड करती है और इसकी कंट्रैक्शन हो जाती है। ये एक चैप्टर ही अलग है, मसल कंट्रैक्ट कैसे होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, डॉक्टर क्या करेंगे आपको वो मेडिसिन देंगे जो कैल्शियम ब्लॉकर होगी। क्या होगी? आपको जब ब्लड में जाएगी मेडिसिन तो अब ब्लड वेसल में कंट्रैक्ट होना है, उसको कंट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम जिस जगह लगना है आगे हमारे दवाई उसको रोक दे तो नहीं लगेगा। तो जब कैल्शियम आप ब्लॉक करवा देंगे तो ब्लड वेसल की कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी? जब ब्लड की कंट्रैक्शन कम हो जाएगी वेसल की तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर। ये हम मॉडर्न मेडिकल के बीटा ब्लॉकर दें, डायूरेटिक्स दें या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाए। अब गुर्दा ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर रहा है? नेचुरली, वो तो डिजीज कंडीशन में था, कुदरती तौर पे एक सेहतमंद बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर ऐसे कंट्रोल होगा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने बैरो रिसेप्टर रखे हुए पूरी बॉडी के अंदर, किडनी में भी है, बाकी आर्गन में भी है। अब दिल के अंदर खुद के अंदर भी रिसेप्टर लगे हुए हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा दिल डिटेक्ट कर लेगा, जोर उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। अब वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो दिल खुद मैसेज भेजेगा। दो चीजें खारिज करता है, एक एएनपी होता है और एक बीएनपी होता है। दिल जो खारिज करेगा एएनपी एंड बीएनपी गुर्दे के पास भेजेगा। एएनपी कहते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और बीएनपी कहते हैं ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड या बी टाइप। मतलब आप इन शॉर्ट कहते हैं दिल ने मैसेज भेजा गुर्दों को कि भाई जब प्रेशर बढ़ रहा है मेहरबानी करें कंट्रोल आपने करना है। ठीक है जी। अच्छा, गुर्दे के पास क्या ऑप्शन है? गुर्दे के पास अल्लाह ने खासियत रखी है, इसने कितना पानी बाहर निकालना है कितना अंदर रखना है उसके पास एक चाबी है, पासवर्ड है सोडियम का। किस चीज का? सोडियम का। अगर गुर्दा सोडियम बाहर ज्यादा फेंकेगा पेशाब की तरफ, सोडियम की खासियत है अकेला नहीं जाएगा, पानी को लेके जाएगा। सोडियम अकेला नहीं जाएगा, पानी को लेके जाएगा। तो जब गुर्दा सोडियम ज्यादा बाहर फेंकेगा तो जिस्म का पानी खींच के बाहर जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर। इसी तरह अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है तो फिर जब किडनी को मैसेज जाएगा कि भाईजान प्रेशर डाउन जा रहा है, अगर अच्छा प्रेशर डाउन जा रहा है वो सोडियम को उठाएगा, पेशाब में जाते हुए सोडियम को वापस उठा लेगा। भाई आपने बाहर नहीं जाना, तो सोडियम बॉडी में वापस आएगी तो अकेली तो नहीं आएगी, किसको लेके आएगी? पानी साथ आएगा तो ब्लड प्रेशर। तो ये कहानी है, बढ़ने लगेगा तो किडनी सोडियम के थ्रू बाहर निकाल लेगा, अगर कम होने लगेगा सोडियम को वापस रोक लेगा और प्रेशर। ये एक गेम चलती रहती है ब्लड प्रेशर को डुअल साइडेड पे, बढ़ने भी नहीं देगा और कम भी नहीं होने देगा। सारा रोल किसका आ रहा है? अब गुर्दा अगर डैमेज होगा तो उसका ये फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड है एसिड बेस बैलेंस। अब बॉडी के खास पीएच होती है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है एवरेज। ठीक है, बाकी आर्गन की जो है मुंह की पीएच और है, बेदे की और है, अंतड़ी की और है, उसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ब्लड की बात करते हैं। अब ब्लड की खास पीएच है 7.4 है। अब अगर इस पीएच से बॉडी की पीएच बढ़ेगी, बॉडी के एंजाइम काम करना छोड़ देंगे या कम होगी तब भी, तो किडनी के पास एक ऑप्शन है, इसने हाइड्रोजन आयन के जरिए रेगुलेशन करनी है कि पीएच मेंटेन रखनी है 7.4 तक, ताकि बॉडी के तमाम काम सही चलते रहे। तो ये भी इसका रोल आ गया। चौथा आ गया खून बनवाना। खून बनाना नहीं, खून बनवाना। असल में जो खून बना रहे हैं वो बना रहे हैं हड्डियों का गोदा। कौन बना रहा है? हड्डियों का गोदा, बोन मैरो के अंदर ब्लड बन रहा है। अच्छा, अब किडनी क्या करता है? किडनी ने एक हार्मोन खारिज करना होता है एरिथ्रोपोइटिन। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा पठानों का रंग सुर्ख क्यों होता है जो पहाड़ों पे रहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन अब क्या करता है? गुर्दे ने क्या करना है?
गुर्दे के अंदर अल्लाह ने एक लेवल रखा है ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने का। अब रेड ब्लड सेल्स का काम तो यही है, हीमोग्लोबिन उठाता है तो ऑक्सीजन को उठाएगा। अब अगर बॉडी के अंदर खून की कमी की वजह से या वैसे ऑक्सीजन कम हो गई, गुर्दा कहेगा भी ऑक्सीजन कम है, फौरन मैसेंजर भेजेगा एरिथ्रोपोइएटिन, खून में दाखिल करेगा। वो खून जब हड्डियों के गोदे में जाएगा तो हड्डियों के गोदों को आर्डर देगा कि भाईजान स्पीड तेज कर दो, खून ज्यादा बना, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो रही है। तो हड्डियों को गोदा धड़ाधड़ रेड ब्लड सेल बनाने लग जाएगा। तो खून बनाने का काम भी इसका आ गया। अब जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, पठान लोग या कोई भी, अब पहाड़ों पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। अब जब प्रेशर कम होगा तो बॉडी में उसकी कंटेंट कम जाएगी। गुर्दा ये नहीं देखेगा बाहर में रह रहा है या नीचे रह रहा है, वो कहेगा अंदर ऑक्सीजन कम आ रही है, हालांकि बाहर माहौल में ही कम है। उसने धड़ाधड़ मैसेज भेजना हड्डियों को, ओ भाई मेहरबानी करो आरबीसी बढ़ाओ। यही वजह है कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों का रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, ये कुदरती तौर पे। और बल्कि कुछ डॉक्टर तो ये रिकमेंड करते हैं जिसका खून ना बढ़ रहा हो, कहता है आपको ऐसा पहाड़ों पे रहेगा, देखे सुरखरंग हो जाता है आपका। तो ये एरिथ्रोपोइएटिन पैदा करके बनवाता होता है। ठीक हो गया। अब विटामिन डी मैच्योरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुर्दे का काम है। विटामिन डी डॉक्टर साहब के पास इंजेक्शन पड़े होंगे कोल कैल्सिफ्रोल के नाम से, ठीक है जी। तो बेसिकली गुर्दा विटामिन डी की मैच्योरेशन कैसे करवाता है कि जो इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की ब्लड के अंदर, वो है हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल, जो इनएक्टिव फॉर्म है। तो गुर्दा उसके अंदर उसको एक एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। जैसे अभी कल मैं कहा एसएसओजी इनएक्टिव है, मैं इसको एक्टिव करने के लिए इसकी क्या बता दूंगा, आज ये रेडी टू यूज है। इसी तरह विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल की फॉर्म में है। तो विटामिन डी लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। गुर्दा क्या करेगा, उसकी सेटिंग चेंज करके उसको कन्वर्ट कर देता है 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल, वो उसकी फंक्शनल फॉर्म है। मतलब विटामिन डी को उस काबिल बनाएगा कि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। तो वो कौन कर रहा है, गुर्दा कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है विटामिन डी को, ताकि अपना काम वो करे। अच्छा, और उसके बाद वाटर बैलेंस अभी आपको बताया है कि जिस्म में पानी कितना रखना है, क्योंकि अगर जिस्म में पानी ज्यादा हो तो कैविटीज में जाना शुरू हो जाएगा, या पेट में पानी पड़ जाएगा, या पाँव में या आंखों की तरफ सूजन हो जाएगी, या फेफड़ों में पानी जा सकता है। तो बॉडी को जितना पानी चाहिए, गुर्दे का काम है उतना रखना, बाकी को बाहर निकाल देना है। तो वाटर रेगुलेशन भी करता है। ये इसके हो गया फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जब गुर्दा डैमेज होगा तो लामाला तौर पर उसके ये सारे फंक्शन भी, फिर हम मरीज में ये पैरामीटर चेक करेंगे कैसे कैसे आते होते हैं। अब इस साइड में मैं मॉडर्न आजकल की बीमारियां जो हैं गुर्दे से रिलेटेड जो है, वो मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूँ। वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इस तरह के पेशेंट आएंगे तो आपने अलर्ट होना है कि आपने कौन सा टेस्ट करवाना है, क्या क्या पैरामीटर है। अच्छा, एक किडनी फेलियर का पेशेंट आपके क्लिनिक पे आ गया, कभी भी फौरी तौर पे आप उसकी दवाई के हवाले से नहीं भाग पड़ना, क्या देंगे। आप सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें। जितने आपको पैरामीटर मैं बताऊंगा, जब तक आपके पास फाइल का फलंदा नहीं होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम है कहाँ पे। ये नहीं कि सिर्फ खाली लोगों की बात सुनी, चले जी इसको एल सीरम दे दे, इसको जी फलानी दे दे, ये गुर्दे के लिए बेहतरीन है। देखिए कॉमन सेंस की बात है, आप उसकी पहले काज की तरफ तो जाए, उसकी वजह क्या है। जब आप वजह की तरफ जाएंगे, पूरा चैप्टर आपके सामने खुल जाएगा कि यहाँ डिफेक्ट आ रहा है, तो तब आप जो मेडिसिन लगाएंगे अल्लाह के फजल से गोली की तरह काम करेंगे। अब किडनी फेलियर में मोस्ट प्रोबेबली गुर्दे फेल हो गए, उसकी काजेज में आपको बता रहा हूं। गुर्दे फेल क्यों होते हैं? पहली काज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरी काज शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, उसको भी देखते हैं, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर लो ब्लड प्रेशर हो, सिर्फ हाई नहीं, लो ब्लड प्रेशर हो तो वो भी अक्यूट किडनी इंजरी करता है, उसकी भी रीजन देखते हैं कैसे। ठीक है। चौथे नंबर पे अगर रीनल स्टेनोसिस होगी, ये आपको बताता हूं एक एक टर्म, ये आप नाम ना देखेंगे, मुश्किल लग रहे हैं, अब ये जब हम खोलेंगे आपको अलग नजर आएंगे। रीनल स्टेनोसिस ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, गुर्दे फेल की एक वजह हो सकती है रीनल सिस्ट, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, गुर्दे फेल होने की एक वजह होती है स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हालांकि और भी रीजन है, मैं फिलहाल आपको 6 तक रख रहा हूं, इसमें हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आ गया हाइपरटेंशन। देखिए मेरे भाई, ये 2 गुर्दे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ना, हर गुर्दे के अंदर 1 बिलियन नेफ्रॉन है, 10 लाख नेफ्रॉन है। कितने?
दूसरे में भी 10 लाख हो गया ऑलमोस्ट। तो 20 लाख अल्लाह ताला ने नेफ्रॉन दिए और कह दी जाए आपकी जिंदगी के लिए 100 साल 150 साल के लिए काफी। क्योंकि मजे की बात ये है कि गुर्दे के ये जो नेफ्रॉन सेल हैं इनके अंदर डिवीजन पावर नहीं होती है, ये आगे डिवाइड नहीं होते, इसलिए जितने गिफ्ट अल्लाह की तरफ से हमें मिल गए, इंसान को मिल जाते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने काम, इनकी तादाद कम होगी बढ़ेगी नहीं, इनकी तादाद कम हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम लेके बढ़ेगी। अब हाइपरटेंशन को हम देखते हैं मेरे भाई, जब गुर्दे के अंदर खून आता है ना, ये जो खून की नाली आ रही है ये, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। अब ये खून देने के लिए जा रही है एक गुर्दे के अंदर। आप इमेजिन करें अंदर 10 लाख छोटी फैक्ट्रियां पड़ी हुई है। कितनी? 10 लाख। क्या ख्याल है आपका, ये एक ही नाली फिर आगे डिवाइड नहीं होगी? तकरीबन 10 लाख सेल्स को जो देना है तो कितना छोटा लेवल हो जाएगा, आपको आम से नजर ही नहीं आएगा। अब उसके गुर्दे के अंदर जो पड़े हुए नेफ्रॉन, अगर मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं, टोटल होते हैं एक गुर्दे में 10 लाख। ये ऐसे नेफ्रॉन है, शॉर्ट बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, मेरी ड्राइंग की तरफ ना जाना, इतनी अच्छी नहीं है। ये जाली है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये एक नेफ्रॉन है इन शॉर्ट आपके सामने बना है। भाई एक खून की नाली आ रही है रीनल आर्टरी खून देने के लिए, आगे 10 लाख नेफ्रॉन रेडी पड़े हमारा हिस्सा लोगों का, जो कि आपको आम आंख से नजर भी तो माइक्रो लेवल के ऊपर हो गया। अब वो ब्लड जाना है इसके अंदर, इतनी माइक्रो लेवल की जाली होती है, बड़ी सेंसिटिव और डेलिकेट सी, जिसने खून को फिल्टर करना है, क्या आगे पेशाब में भेजना है और क्या जिस्म में वापस भेजना है, बहुत सेंसिटिव होती है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है जनरल बॉडी का, किसी का 170 80 200 से क्रॉस कर गया, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो गुर्दे की नाली से तो नेफ्रॉन पे चोट लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है। अब जब नेफ्रॉन पे चोट लगेगी तो ये ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज हो जाएगी तो फिर क्या ये फिल्टर करने के काबिल रहेगी? तो टॉप ऑफ द लिस्ट पे हाइपरटेंशन बहुत बड़ी काज है कि मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई हो, वो चोटें मारता है और वो स्ट्रक्चर इतना नर्म नाजुक है जो आपको आमान से नजर ही नहीं आ रहा, बारीक सा, उसके अंदर एक जाले को जाकर तोड़ देता है, नेफ्राइटिस काज कर देता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन काज कर देगा, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली गुर्दे अपना नेफ्रॉन काम करना, गुर्दा काम कर रहा है मतलब नेफ्रॉन काम कर रहा है, जब नेफ्रॉन डैमेज हो गए तो गुर्दा अपना काम करना छोड़ देगा। तो जिसकी वजह से वो जो फासिल मादे निकाल रहा था क्या वो निकाल पाएगा? जब वो नहीं निकाल पाएगा तो ब्लड के अंदर उनका लेवल, शाबाश, एग्जैक्टली, तो ब्लड के अंदर जब लेवल बढ़ेगा तो फर्स्ट पैरामीटर आप आरएफटी करवाते हैं, रीनल फंक्शनिंग टेस्ट, आपको क्रेटिनिन हाई मिलेगा, आपको यूरिया हाई मिलेगा, आपको सीरम पोटेशियम हाई मिलेगा, जो फासिल मादे हैं वो इनबिल्ट होना शुरू हो गए क्योंकि वो बाहर निकलते थे। ठीक हो गया। सेकंड काज आ जाती है डायबिटीज, शुगर, क्रोनिक शुगर, पुरानी शुगर है, कंट्रोल नहीं है, वेरिएबल है। शुगर तो बहुत बड़ी काज है गुर्दे को डैमेज करने की, जिसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री से पता चल जाएगा शुगर अगर वेल कंट्रोल नहीं है तो उसका टारगेट आकर क्या होगा, उसमें भी जाकर नेफ्रॉन को डैमेज करना, डिजेनरेशन स्टार्ट कर देगा, डैमेज करेगा उसको। अल्टीमेटली नेफ्रॉन की तादाद जब कम होना, तादाद शुरू हो जाएगी, बॉडी का लोड ज्यादा है तो जितने बचे हुए नेफ्रॉन उनके ऊपर लोड बढ़ना, अल्टीमेटली उनकी तादाद मुसलसल गिरते 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 कि वो फिल्ट्रेशन के काबिल नहीं रहते। तो सेकंड लीडिंग काज आ जाती है डायबिटीज। तीसरा आ जाता है लो प्रेशर, एक्यूट किडनी इंजरी। मेरे भाई जब भी दिल एक बार धड़कता है, जब दिल ने खून पंप किया, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं वन कार्डियक आउटपुट, कि दिल ने एक बार कितना ब्लड बाहर फेंका, उसका सिर्फ 20% तो स्पेशली गुर्दे को जाता है, बाकी 80% पूरी बॉडी को जाएगा। हालांकि उसमें से 21% आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जाएगा, मेजर दांतों को, उसका 13% आपके ब्रेन को जाएगा, 9% आपके स्किन को जाएगा, एंड सो ऑन, बांटा हुआ है। तो 20% ब्लड जा रहा है गुर्दों को। अब मुझे ये बताएं, गुर्दे के सेल को भी तो वही जो हमने कहानी बात की है, खुराक और ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें से एनर्जी निकालेगा तो वो अपनी फिल्ट्रेशन का काम करेगा। जो घर में खातून खाना पका रहे बाकी के लिए, खुद खाएगी तो इस काबिल होगी बाकियों के लिए पकाएगी, या वो बाकियों को देती रहेगी और खुद नहीं खाएगी। तो गुर्दे के सेल जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इनको खुद को भी एनर्जी चाहिए। अब जब ब्लड प्रेशर लो होता है, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो गुर्दे की तरफ जाने वाला खून की मिकदार कम होगी या ज्यादा होगी? जब कम होगी तो गुर्दे के सेल को पूरी ऑक्सीजन और खुराक मिलेगी या नहीं मिलेगी? जब नहीं मिलेगी तो क्या वो अपने काम करने के काबिल रहेंगे? इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, शॉक हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, गुर्दे को पूरा खून मिला नहीं, वो एक जिंदा सेल है, तो उनको जब कुछ देर तक खून नहीं मिलेगा वो ऐसे मरना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ गया रीनल स्टेनोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है रीनल स्टेनोसिस। ये रीनल आर्टरी जो मैंने अभी आपको बताई जो गुर्दे को खून लेके जा रही है, अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लेग बन जाए, अंदर उसका वाया कम होने लग जाए, पीछे जब ब्लड पूरा आया, हाइपरटेंशन का भी इशू नहीं है, डायबिटीज का भी इशू नहीं है, लो प्रेशर का भी इशू नहीं, प्रेशर पूरा आ रहा है पीछे से, आगे रास्ता बंद है, स्टेनोसिस होगी, प्लेग बन गया। जैसे दिल के अंदर आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है ना, ऐसे रीनल आर्टरी ब्लॉक हो गई, अब आगे खून पूरा जा नहीं पा रहा, बहुत मामूली सा जा रहा है, तो गुर्दे के सेल को खुराक और ऑक्सीजन पूरी प्रॉब्लम। फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज पेशेंट होगा, उन्होंने जैसे इसको असेस किया रीनल स्टेनोसिस है, किडनी फेलियर की तरफ लेके जा रही है, फौरन वो जिस तरह एंजियोप्लास्टी करते होते हैं इस तरह एक स्टंट डालेंगे, इसको खोल देंगे, जैसे हार्ट में स्टंट डलता होता है ऐसे रीनल आर्टरी में रिंग डालेंगे, स्टंट डालेंगे, फ्लो किडनी को पूरा मिलने लगे, नो प्रॉब्लम। कई लोग मैंने पेशेंट देखे रीनल स्टेनोसिस के स्टंट डलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ जी रहे, ब्लॉकेज खत्म हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया रीनल सिस्ट। अब सिस्ट के बारे में मेडिकल में काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी मेडिकल को वजह नहीं पता होती, हम उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं इडियोपैथिक इन नेचर। जब किसी चीज की एग्जैक्ट वजह मालूम ना हो तो हम एक लफ्ज यूज करते हैं इडियोपैथिक इन नेचर, कि इसकी काज का नहीं पता, आने वाले वक्त में साइंस को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो रीनल सिस्ट की कोई खास वजह नहीं है। रीनल सिस्ट कैसे होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस के पेशेंट आपके पास आते हैं, ठीक है जी, इस तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के ये सिस्ट बन जाती है किडनी के ऊपर भी, ठीक है जी। अब इस सिस्ट कैसे बनती है, एक थैली बनती है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है पानी टाइप, वाटर बैग टाइप, बाहर मेम्ब्रेन होती है, वो ऐसे समझे जैसे शावर में आपने पानी भर के किसी के ऊपर रख दिया, ऐसे सिस्ट क्या होती है, एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर बने तो उसके अंदर फ्लूइड है, वो गुर्दे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है, बोझ डाल रहा है, जिसकी वजह से उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी, जब डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली वो रीनल फेलियर की तरफ चला जाएगा, तो ये सिस्ट भी उसकी वजह हो सकती है, ठीक हो गया। आ गया स्टोन। अब स्टोन कैसे है आपके सामने है, अगर फॉर एग्जांपल स्टोन यहाँ पे किसी ऐसी जगह फंस गया, गटर लाइन सिस्टम बंद हो गया, अब ये फ्लूइड यहाँ से जो वेस्ट निकलना था उसको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, अब वो नीचे कैसे जाएगा, जब रास्ता उसको नहीं मिलेगा तो वो वापस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे घर में कि अगर कोई बाहर का गटर बंद हो जाए ना, आपने देखो अक्सर घरों में भी बैक फ्लो पानी आने लग जाता है, ऐसे गुर्दे का काम है गंद को जिसम से बाहर निकालना। किसी स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, जब रुकावट आ गई तो गुर्दा हालांकि अपनी तरफ से ठीक काम कर रहे हैं, आगे रुकावट है ना, अब रुकावट की वजह से वो गंद बाहर जा ही नहीं रहा, तो वापस इन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। समटाइम हम ये हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बोलते होते हैं इसको अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, तो वो वापस बिल्ड होगा, तो मुसलसल अगर यही काम चलता रहा तो वो भी किडनी फेलियर की तरफ ले जाएगा। ये थी सिंपल, मैंने शॉर्ट किया आपके सामने कि किडनी फेलियर क्या क्या चीजें किडनी फेलियर का काज कर सकती है। ये गुर्दे के नॉर्मल फंक्शन है। अब गुर्दा फेल खुदा न खासा किसी का हो गया, ठीक है, जिसका गुर्दा प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो फंक्शन की तरफ वापस जाए, फासिल मादे नहीं निकालेगा तो ब्लड के अंदर उनका लेवल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर मुसलसल 200 टच कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो अल्कलाइनिटी और बेसिक अपना एसिडिटी, वो ब्लड के अंदर पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगी, खून प्रॉपर नहीं बनवा पाएगा, मैसेज नहीं देगा, तो ये भी एक बड़ा साइन होता है। उनका एचबी आप चेक करें कम होगा किडनी फेलियर के पेशेंट, रीनल फेलियर वाले सीकेडी में विटामिन डी की मैच्योरेशन नहीं होगी। अच्छा यहाँ बड़ी मजे की आपको बात बताऊं, जब गुर्दा फेल हो जाता है तो वो विटामिन डी की मैच्योरेशन नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने एक हाथ अपने ग्लैंड बनाया बॉडी के अंदर जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का काम ये है, ये गर्दन पे जहां थायराइड ग्लैंड होता है ना उसके साथ ही बड़ा होता है ये पैराथायराइड ग्लैंड। जब ब्लड में कैल्शियम डाउन होता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम डाउन होता है तो पैराथायराइड हार्मोन की ड्यूटी है ये फौरन मैसेज भेजेगा गुर्दे को, भाईजान कैल्शियम डाउन हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, विटामिन डी को मैच्योरेशन करो, जो भी बात आपको मैंने बताई। विटामिन डी मैच्योरेशन होगा तो कैल्शियम उठाएगा। जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो क्या उसका गुर्दा विटामिन डी की मैच्योरेशन कर पाएगा? अगर मैच्योरेशन नहीं होगी, क्या उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रह सकेगा? तो वो क्या हो जाएगा, जब कैल्शियम उसके अंदर डाउन होगा ब्लड के अंदर तो पैराथायराइड ग्लैंड को तो नहीं पता गुर्दा फेल हो गया, वो कहेगा यार कैल्शियम डाउन जा रहा है, उसने धड़ाधड़ एक हार्मोन होता है पीटीएच पैराथार्मोन, इसने ब्लड के अंदर ठोक के भेजना है, मैसेज पे मैसेज मेरे गुर्दे को, भाईजान मेहरबानी करो कैल्शियम डाउन हो रहा है।
तो ये भी एक साइन होता है जिसका रीनल फेलियर होगा, आप उसका चेक करेंगे, पीटीएच लेवल बढ़ा होगा, पैराथायरॉयड लेवल बढ़ जाएगा उसका। ठीक हो गया। तो वाटर बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा, वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होगा, देखिए आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, पांव के ऊपर स्वेलिंग, एडिमा आ जाता है जो, तो जो फंक्शन थे वो सारे मैंने मन आपको बता दी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये आपको काजिज बता दी ये जो वजूहात हो सकती है। अब चलते हैं, शॉर्ट करते हैं, मेरे ख्याल में आप भी थक गए। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, किस पॉइंट के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ रहा है, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, मजीद इसको रिव्यू करके या आप बेहतर समझते होंगे। एक एक उठाते हैं, हाइपरटेंशन की तरफ चले जाए, काज है, अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज अहम भूल गया, पेशेंट आपके पास आया, किडनी फेलियर है, आपने कौन से पैरामीटर उसके चेक करने हैं, फौरन अंदर तुम दवाई नहीं देनी, आपने एक लिस्ट बना रहा हूं, ये पेशेंट के आपने टेस्ट करवाने हैं जो बहुत जरूरी है आपको ऑब्जर्वेशन करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो आएगा आरएफटी, रीनल फंक्शनिंग टेस्ट, ये आपने करवा दिया, वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल बढ़ा होगा। दूसरे नंबर पे आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपने उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी लाजमी करवा दी, पता चले कहीं कोई गुर्दा सुखड़ा तो नहीं हुआ या कि स्टोन तो नहीं है, स्टोन भी तो होगा तो फिर आप स्टोन का इलाज करेंगे। बेशक क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, वजह को आपने हल करना तो मामला हल होगा। आप उसका एचबी करवाएंगे, सीबीसी करवा लें, एचबी इंडिकेटर है आपके सामने। आप उसके अलावा उसका ये पीटीएच लेवल कराएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, पैराथार्मोन, ठीक है जी, पीटीएच लेवल आप उसका चेक करवा लेंगे। पांचवें नंबर पे आपने उसका क्या टेस्ट करवाना है रीनल फेलियर के पेशेंट में, सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपने उसका चेक करवाना है, सोडियम पोटेशियम कितना है, क्योंकि ये कौन रेगुलेट कर रहा है, किडनी कर रहा है। अगर किडनी डैमेज है तो सोडियम डेफिनेटली बात है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस चेंज हो जाएगा। ये बेसिक टेस्ट है जो आपने पेशेंट के करवाने, बाकी हिस्ट्री लेंगे आप उसकी ब्लड प्रेशर की। अब वो पेशेंट आपको बताएगा, जैसे मेरे पास एक पेशेंट है 5 दिन पहले जख्म का इलाज करवाना है, तो उसका जख्म हील नहीं हो रहा था, बहुत पुराना था, मैं उसको मेडिसिन दे रहा था तो उसके चेहरे की तरफ देखा, मुझे एडिमा महसूस हुआ। मैंने कहा आपको ब्लड प्रेशर, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर आप ठीक है मेरा, पहले कभी गया था 220-30 तक गया था, तो मुझे फौरन अलर्ट हो गया कि इसकी किडनी को झटका दे। मैंने कहा आप आरएफटी करवा ले, नहीं आप मुझे इसकी दवाई दें बस, अभी पैसे दें, चला गया। 10 दिन बाद दोबारा जख्म काफी बेहतर था, मैंने कहा आप पैसे तो होंगे ना, आप आरएफटी कराओ। हमने उसका आरएफटी करवाया, क्रिएटिनिन 9.8 पे था, 9.8 में, ठीक है, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज किया फौरी तौर पे। आज मेरे पास है जी ये पैरामीटर, मैंने पूरी लिस्ट बना के दिया, हम टेस्ट करा के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब उसकी काज क्या आ गई, उसकी काज आ गई हाइपरटेंशन की वजह से, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, डैमेज हो गई, ठीक है, तो हमने काज को तलाश किया। तो ये मेरा भाई आपके पास जब पैरामीटर होंगे, आप आरएफटी में देखेंगे उसका यूरिया कितना है, उसका क्रिएटिनिन कितना है, अल्ट्रासोनोग्राफी में देखेंगे कि कोई पथरी तो नहीं है, रुकावट तो नहीं आ रही, गुर्दे के अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, गुर्दे का साइज कितना है, गुर्दा सुखड़ा तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें देखेंगे। एचबी देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, और पैराथार्मोन का लेवल चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम। भाई अपनी पूरी तहकीक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे पैरामीटर रखेंगे, तब चाहिए आप उसका इलाज स्टार्ट करें, अंधाधुंध तीर चलाना मुनासिब नहीं है। अब मेडिसिन की तरफ चलते हैं, रीनल फेलियर का आ गया, होम्योपैथी बहुत बड़ी बात है, गुर्दे का जिक्र हो तो फिर एड्रेनालिन का जिक्र ना हो तो वो भी वो एक ग्लैंड अलग है, वो रीनल फेलियर से रिलेटेड है, वो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूँ, ब्लड में सोडियम की रिटेंशन के अंदर एल्डोस्टेरोन का रोल आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड का, वो गुर्दे के ऊपर पड़ा, उसका लेक्चर अलग बनता है, किसी दिन इंशाल्लाह उस पे लेक्चर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो गुर्दे की सर्विस से बाहर आ रहा है, वो एक ग्लैंड है प्रॉपर, इसका पूरा लेक्चर ही अलग बनेगा, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी हम उसमें से एल्डोस्टेरोन निकलता है, जो आपको कहानी बता रहा हूँ, सोडियम की कितना बार पेज में कितना रखना है, वो एल्डोस्टेरोन की वजह से करता है, ठीक हो गया। अच्छा अब मेडिसिन में देख लें, अगर ब्लड प्रेशर लो की वजह से पेशेंट की किडनी इंजरी की तरफ जा रहा है, तो माशाल्लाह आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी है, लो ब्लड प्रेशर में क्या रिकमेंड करते होते हैं, अमूमन कैल्शियम देते हैं, कार्बोवेट देते हैं, फास्फोरस देते हैं, ठीक है, तो आप उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन की तरफ जाएंगे बेस्ड ऑन द काज ऑफ द प्रॉब्लम। डायबिटीज है, क्रोनिक डायबिटीज है, मेरे तजर्बे में आई है कि अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है, किसी को क्रोनिक पुरानी शुगर की वजह से किडनी फेलियर की तरफ गए हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसको स्कारा ओफिशियलिस लाजमी दिया करें पहले, ठीक है जी, उसका बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो आप मेडिकेशन कर रहे हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने की, बाकी मामला किडनी के फंक्शन को एनहांस करने की, वो आप उस ग्रुप में इसको देख सकते हैं। लो प्रेशर में डिस्कस रीनल स्टेनोसिस,
अब देखिए स्टीनोसिस आ गई, अगर कहीं ब्लॉकेज आ गई तो हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? हम आर्निका की तरफ जाते हैं, हम बोथ्रोप्स की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, जो जो रुकावटें स्टीनोसिस वाली कैटेगरी में। अब स्टीनोसिस चाहे हार्ट में, चाहे आंखों में, डायबिटिक रेटिनोपैथी में, चाहे आपके गुर्दे में आ गई, रीनल स्टीनोसिस आ गई, तो आपका मेडिसिन का ग्रुप भी चेंज हो जाएगा टोटल। या आपको एल्सीरम और ये बाकी दवाइयां देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने काज की तरफ अप्रोच करना है और उसको ट्रीट करना है। जैसे जैसे स्टीनोसिस क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे उसका ईजीएफआर बढ़ता जाएगा। अच्छा, टेस्ट के अंदर आपने एक ईजीएफआर भी लिखना है, ईजीएफआर, कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये आपके टेस्ट की लाइन में होना चाहिए पेशेंट के चेक करने। ठीक हो गया। रीनल सिस्ट में, मेरे तजर्बे में रीनल सिस्ट में मैं तो एक ही दवाई देता हूं हमेशा, कभी मैंने चेंज नहीं की, एब्सिंथियम। चेक कर लें आप, उसको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह वो इसको कवर अप कर लेंगे। स्टोन में, स्टोन के लिए तो वैसा होम्योपैथी मशहूर है, ठीक है जी, तो आप उसकी पोजीशन देखें, लोकेलिटी देखें, साइज देखें, आप मेरे से बेहतर ट्रीट कर लेंगे। ये था इन शॉर्ट सा लेक्चर। अब आपके कोई सवाल है तो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। कम से कम 10-10 सवाल पूछे, मैं 1 मिनट पानी पी लूं, सोचें क्या क्या सवाल है। ठीक है, बस अभी काफी है। भाई बिला झिझक पूछे, कोई सवाल अगर है आपके जहन में। गुर्दे का साइज जो है, हाँ जी, एज वाइज डिफरेंट होता है, बढ़ता है। एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, गुर्दे का साइज एज वाइज क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया, गुर्दे के अंदर अल्लाह ताला ने 1 मिलियन नेफ्रॉन रखे एक गुर्दे में, राउंड अबाउट, दूसरे में भी 1 मिलियन है, तो ये डिटरमाइन कर रहे हैं साइज ऑफ द किडनी। ठीक है, और मेडिकल के जो है ब्रांच है जीरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग, जो एजिंग को स्टडी करती है। अब जाहिर सी बात है, सेल ने डिवाइड करनी हो ना, वक्त गुजरने के साथ साथ इनका तादाद नेफ्रॉन की कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो कम होने की वजह से अल्टीमेटली गुर्दे का साइज इट मे रिड्यूस, रिडक्शन की तरफ जा सकता है, क्योंकि उनका उसके अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन कम हो रहे हैं। छोटा बच्चा 1 साल का है, उसकी और 30 साल 40 साल उसको बराबर होगी नेफ्रॉन की तादाद? नेफ्रॉन की तादाद होती है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा भाई ने। माँ के पेट में बंदा जब था तब जो नेफ्रॉन मिल गया पूरी जिंदगी, 40 साल का बाबा है उसके अंदर, और जब वही बंदा जब 4 साल का था, वही बंदा जब माँ के पेट में था, नेफ्रॉन की तादाद उस वक्त जो थी ग्रेजुअली कम होती जाएगी उम्र के हिसाब से। सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब बंदा माँ के पेट में होता है। समझ देखा जाता है 2-3 साल का बच्चा, उसको भी स्टोन हो जाते हैं। स्टोन की तो एक सब्जेक्ट ही अलग हो गया ना, स्टोन की काजिज की तरफ आप जाएंगे। यहाँ तो हम आ गए ना बड़े मरीजों की तरफ, ये चीजें में इस्तेमाल नहीं है, उधर छोटा बच्चा तो दूध पीता है। देखिए स्टोन वाली है, स्टोन क्यों बनते हैं? स्टोन इन नेचर होता है, कैल्शियम स्टोन हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, वो तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ रहा है कि कैल्शियम बढ़ा या ऑक्सलेट बढ़ा, वो टॉपिक ही अलग हो गया। स्टोन क्यों बन रहा है तो ये उस लेक्चर होने चाहिए कि स्टोन का मैकेनिज्म क्या बनने का, तो उसमें क्लियर होगा, बन तो सकता है किसी भी एज में। तो नेफ्रॉन की तादाद का भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा तादाद नेफ्रॉन की होगी जब बंदा मां के पेट में होता है या न्यूली डिलीवर्ड होता है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तादाद कम होगी। अब भाई यहाँ पे इसको ये सवाल पूछना चाहिए कि बच्चे का गुर्दा इतना होता है, बड़े का इतना होता है, साइज का फर्क होता है। तो भाई जब 2 चीजें होती हैं, एक होता है हाइपरट्रॉफी, एक होता है हाइपरप्लेजिया। तादाद सेल की वही थी, उनका साइज कम था। जैसे जैसे बंदे की ग्रोथ होती है नेफ्रॉन का साइज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से गुर्दे का साइज बढ़ता चला जाता है। तादाद नहीं बढ़ रही, जितने नेफ्रॉन थे उनका साइज बढ़ता है। तो एज गुजरने के साथ साथ नेफ्रॉन का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से किडनी का साइज बढ़ता है, तादाद होती रहती है बल्कि कम होती है। और कोई सवाल? थायराइड ग्लैंड के बारे में आप बता रहे थे, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड बात वही आ जाती है, अब ये याद है ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से सब नॉर्मल की तरफ जाएगा, डाउन होने की कोशिश करेगा, तो एक किस्म का अल्लाह ने पैराथायराइड ग्लैंड के जिम्मे लगाया है कि आपने कैल्शियम का लेवल पूरा करना है। ठीक है, अब ये लेवल है कैल्शियम का, यहाँ जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से नीचे जाएगा तो कैल्शियम डाउन हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया ब्लड के अंदर। जब हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो अल्टीमेटली एक्टिवेशन होगी पैराथायराइड ग्लैंड की। पैराथायराइड ग्लैंड वहां से क्या खारिज करेगा? पैराथायराइड। अब इसलिए कहते हैं कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड।
the greater the more the level of the calcium down in the blood, the greater will be the parathyroid hormone released into the blood. जितना कैल्शियम डाउन होगा ब्लड के अंदर उसके अकॉर्डिंगली उतना पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन होगा, पैराथार्मोन जिसको हम बोल रहे हैं, ये जाके किडनी से विटामिन डी की मैच्योरेशन कराएगा और कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा। ना